हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, जो है आपका पर्सनालिटी एंड परसेप्शन। अब परसेप्शन अलग चीज होती है, पर्सनालिटी अलग चीज होती है, बट डेफिनेटली परसेप्शन पर्सनालिटी से कनेक्टेड होता है। ऑल्सो यहाँ पर हमें बहुत बार समझना होता है कि लोगों का हमें लेकर क्या परसेप्शन है या हमारा परसेप्शन किस तरह से बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन मैं बोलूंगी यह आपके लिए ना केवल मैनेजमेंट का बट लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझते हुए इसको चलेंगे और थोड़ा फन वे में इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी आपके लिए क्या होगा? पर्सनालिटी का मतलब क्या हो सकता है? आप खुद एक बार सोचो, अगर मैं बोलूं कि आपकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, तो आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करना चाहोगे और किस तरीके से यहाँ पर आप अपने बारे में मुझे बताना चाहोगे? तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकती हूँ कि जो मेरे एक्शंस हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं कि भाई मैं किस तरह की पर्सन हूँ, है ना? तो मास्क, है ना? मास्क क्या है? माय एक्शन शो माय काइंड, कि मैं यहाँ पर ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पर काम रहती हूँ, काम करते टाइम पर और अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करती हूँ, काफी गुफी हो जाती हूँ, तो ये दोनों ही मेरी पर्सनालिटी के पार्ट है। मैंने कोई अलग से मास्क नहीं पहना है, लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन में मैं दो अलग अलग वेज में बिहेव कर रही हूँ। तो पर्सनालिटी क्या है? हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस सिचुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्या ये मेरी पर्सनालिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? ऑफ कोर्स है। क्या आपको लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ऐसे ही काम एंड कंपोज रहती हूँ? तो आई विल से नो, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर काम एंड कंपोज भी नहीं रहती हूँ और बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं हूँ कि रिएक्टिव हूँ, बट दोनों का मिक्स रहता है। ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पर होता है किसी भी नॉर्मल पर्सन की लाइफ में, तो मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, वेरी एवरेज पर्सन, राइट? तो यहाँ पर ऐसी ही चीजें होती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? माय एक्शन शो माय काइंड। तो डेफिनेशंस हम अगर समझेंगे यहाँ पर, तो चलो पहले आपको एक बार थियरी में इधर से पढ़ा देती हूँ, फिर कुछ फन वे में हम पढ़ेंगे। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी हमारे वर्ड आती है एक पर्सोना, और दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर हमारा मास्क। ठीक है, तो पर्सोना और मास्क हमें क्या बता रहे हैं कि क्या रोल्स लोग प्ले करते हैं इन देयर पब्लिक लाइफ। ठीक है, बहुत सारे लोग देखे होंगे पब्लिक लाइफ में ना बहुत अलग होते हैं और प्राइवेट लाइफ में बहुत अलग होते हैं, है ना? यूजुअली जो यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ वाला या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें भी हमने ये देखा होता है कि लोग ना बहुत डिफरेंट होते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड, इवन देयर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड देयर फ्रेंड्स, बट व्हेन इट कम्स टू देयर पार्टनर्स, वो बहुत ही अलग हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों है? अब वहां पर हम देखेंगे ना, वो अपना वर्स्ट और उनका बेस्ट, ठीक है, उनके पार्टनर्स को पता होता है। उनको मतलब उनके पार्टनर्स यहाँ पर उन्हें एक अलग तरह से जानते हैं, जैसा कि दुनिया उन्हें जानती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि ना कुछ रोल्स होते हैं जो हम प्ले कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर ऑल द टाइम वी ऑल आर एक्टर्स who are playing some or other kind of role in different personalities. While you are sitting here and watching my videos, you are playing a different role. You are playing the role of a student. While you are with your parents or helping them out, or you are being with them, तो यहाँ पर आपका एक अलग रोल है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी बेसिकली हमारा एक रोल जो हम प्ले कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में। तो जॉर्डन डब्ल्यू एल्पोर्ट बोलते हैं कि पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर टू दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप एज अ पर्सन क्या कर रहे हो? आप एज अ पर्सन यहाँ पर बदल रहे हो। और कैसे बदलते हो? आप एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हो, एक अलग तरीके की दुनिया, यहाँ पर जैसी भी दुनिया होती है वैसा ही आप अपने आप को बना लेते हो। ठीक है, आप हर जगह सेम तो नहीं रह सकते हो। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ हो, अगर मैं आपको ऑफिस भेज दूं काम करने के लिए, तो आप वैसे रह पाओगे? ऑफकोर्स कुछ लेवल तक रह सकते हो, लेकिन पूरा नहीं रह सकते हो, है ना? काम भी तो करना है, सीरियसनेस भी होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ना मिक्स है माइंड का और बॉडी का। ठीक है, बॉडी सिस्टम्स का, जो हमें यहाँ पर यूनिक बनाती हैं। यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल। हम दोनों अपनी अपनी जगह यूनिक है ना?
तो ऑल पार्ट्स ऑफ यू मैटर, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जितने भी रोल्स आप प्ले कर रहे हो, वो सब इम्पोर्टेंट है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे अल्पर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू एंड बॉडीज इंटरेक्ट विद अदर्स। तो यहाँ पर हम क्या करें, जिन लोगों से हम रिएक्ट बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरह हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब चीजों का सम। अब आप ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपका सोल ही चेंज हो जाएगा या आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। ऑल टुगेदर तो आपका सोल एंड बॉडी यहाँ पर सेम ही है ना, वो तो नहीं चेंज हो रहा। व्हाट इज एक्चुअली चेंजिंग, कि जो रोल आप प्ले कर रहे हो। तो अगर मुझे किसी की पर्सनालिटी जाननी है तो मुझे उनके जितनी भी इंडिविजुअल वेज अलग अलग जगह पर हैं, उन सबको कनेक्ट कर कर, उन सबको ऐड कर कर तब पता करना होगा। तो पर्सनालिटी एक की साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। पर्सनालिटी क्या है, एक रोल है जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक में। पर्सनालिटी यहाँ पर हमारी डिस्टिंक्ट होती है, पर्सनल होती है, मैंने बोला ना यूनिक होती है, और हमारे बिहेवियर के लिए एक डिटर्मिनेंट होती है, मेजर डिटर्मिनेंट होती है। तो अब हमें ना कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पार्ट एज वेल। हो सकता है मैं कुछ ज्ञान की बातें बोलूं, तो अब ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये ज्ञान की बातें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए जाना, इससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू में भी एक अच्छी पर्सनालिटी उभर कर आएगी, है ना। आपको तीनों कंपोनेंट्स के लिए साथ में पढ़ना होता है, अलग अलग हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये याद रखना। चलो, तो यहाँ पर हम अब अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है वो क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम अपने आप को एज अ इंडिविजुअल बिहेवियर इसको शेप करें, है ना। फेक नहीं बनना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि हम शेप करेंगे, हम ऐसा बनेंगे, नहीं, हमें इंप्रूवमेंट्स लाने हैं। जहां पर हमें लगता है कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो चीजें लगती है हमारे बारे में बहुत अच्छी हैं, उनको हमें मेंटेन कर कर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए पर्सनालिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की है। जैसे जॉर्डन रिपोर्ट के लिए क्या है, सेट ऑफ ट्रेट्स और बिहेवियर्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइज कर रहे हैं। अगर स्टेफन रॉबिन्स की बात करें तो इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे कॉग्निशन, हमारे मोटिवेशन, हमारे बिहेवियर को चेंज कर रही है, वो सब हमारे लिए क्या बन जाती हैं, एक ऑर्गेनाइज सेट। इन सभी चीजों का हमारी पर्सनालिटी बताते हैं। तो एक डायनामिक और एक ऑर्गेनाइज सेट किस चीज का, characteristics possessed by a person that uniquely influences his or her cognitions, motivations and behavior in various situations. Then आता है लॉरेंस एर्विन। लॉरेंस एर्विन का हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एग्जैक्टली क्या है, कुछ स्टेबल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कैसे स्टेबल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग जो डिफरेंट हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग हैं। आगे समझ में। तो रॉबिन्स का यहाँ पर क्या मतलब है, रॉबिन्स का यहाँ पर मतलब हो गया कि हम जो है यहाँ पर वो रोबोट ऑफ हैबिट्स हैं, प्रोग्राम्ड बाय आवर ओन ट्रेट्स। हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो कैसे हुई है, हमारे खुद के ट्रेट्स से। कौन से ट्रेट्स है हमारे, हमारा कॉग्निशन, मोटिवेशन, बिहेवियर, ये सारी चीजें जो हैं अब हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें एर्विन की, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप कितने यहाँ पर स्टेबल हो इनसाइड, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं ये, जो कि हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफरेंट बना रहे हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बना रहे हैं। देन आते हैं कैटल। तो आरबी कैटल क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो पर्सनालिटी है, ठीक है, ये हमारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, वो हम हमारी पर्सनालिटी से, दूसरों के लिए सोचो, दूसरों का क्या बिहेवियर होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे ना सर्टेन सिचुएशन, ये आप कैसे पता करते हो, कैसे प्रेडिक्ट कर रहे होते हो, उनकी पर्सनालिटी समझकर। तो अगर यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर पा रहे हो, आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि अगला क्या करेगा। और अकॉर्डिंग टू मून पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड आपके इंटरेस्ट है। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ बिहेवियर कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है ना, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, ये सब आपकी कैसी हैं,
इन सबको अगर हम एक साथ ऐड ऑन कर दें, मिक्स कर दें इन सबको, तो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, ठीक है। तो मिक्स ऑफ ऑल बोल सकते हैं इसको, राइट। तो समझ में आ गया, इस तरीके से लोग यहाँ पर पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को आपको क्या याद करना है यहाँ पर, आप इसको याद कर सकते हैं या तो SPCM से, या तो इसको ना स्पेसमैन कर कर याद कर लो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ये वाला याद रहे तो ये बेटर है, वरना स्पेसमैन कर कर निमोनिक से याद कर लो। तो सबसे पहले क्या आता है, सैंग्यून। ये कौन से वाली पर्सनालिटी होती है, इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि द हैप्पी गो लकी बटरफ्लाई। मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एनर्जेटिक, चैटी, एडवेंचरस, बहुत ज्यादा बातें वगैरह बना लो, एक्सट्रोवर्ट टाइप्स के हो आप। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एडवेंचर्स ले रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना कि चलो यार अगले वीक घूमने चलते हैं, चलो यार ये वाली ट्रिप कर लेते हैं, चलो ये वाली चीज थोड़ी डेंजरस लग रही है, ये वाला एडवेंचर हम लोग कर लेते हैं। तो ये वाली जो पर्सनालिटीज होती हैं ये होती है सैंग्यून पर्सनालिटीज, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, हैप्पी गो लकी बटरफ्लाई। ओके, याद रखोगे इसको अब इस तरीके से कि जो लोग यहाँ पर उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, ये वो वाले लोग हैं, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, एंथुसियास्टिक, क्यूरियस, ठीक है। तो अब आपको क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं, फन, एक्टिव, स्पॉन्टेनियस। देन आते हैं फ्लैग्मेटिक टाइप के। ये कौन से लोग होते हैं, जो बहुत काम, काइंड, पेशेंट, इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत केयरिंग, जेंटल, अग्रीएबल होते हैं। आप उनको कुछ बात बोलोगे वो अग्री कर लेंगे, खुद को बहुत काम रखते हैं, शांत रखते हैं, है ना। आप लोगों में काफी सारे लोग इस तरह के भी होंगे जो हमेशा खुद को शांत, एकदम समझदारी के साथ में हैंडल कर कर चलते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनके पास कौन से ट्रेट्स हैं, इनके पास ट्रेट्स हैं काम, फ्रेंडली, एम्पैथेटिक, ठीक है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई फिर भी कहेंगे अरे कोई बात नहीं हो जाएगा। अगर कोई एग्जाम आ रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें पढ़ रहे हो, डर रहे हो, वो लोग कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, चीजें हो जाती हैं, याद आ जाएगा सब। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, केयरिंग, नाइस, है ना, हार्मोनियस फ्रेंड, नर्चरिंग है, सिंपैथेटिक है, अग्रीएबल है, इमोशनली एक्सप्रेसिव है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं, अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे लोगों के फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। देन आते हैं कॉलेरिक टाइप के। ये कौन से लोग होते हैं, ये होते हैं, इनको याद रखो ऐसा, बॉस टाइगर, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, असर्टिव हैं, गोल ड्रिवन हैं। तो यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं ना कि भाई यहाँ पर अपना काम खुद से पहले से निपटा लिया, एकदम बहुत जल्दी टाइम से पहले, ठीक है, और अपना ख्याल रखा, हर चीज में ये लोग फास्ट रहते हैं और एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने काम को सीरियस वे में कर लेते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे यहाँ पर कॉलरिक टाइप के, ठीक है। तो ये डिटर्मिन्ड, एम्बिशियस, लॉजिकल और गोल ओरिएंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, डिटर्मिन्ड, लॉजिकल, गोल ओरिएंटेड और साथ में एम्बिशियस, ठीक है। तो डायरेक्ट, फोकस, टफ, एनालिटिकल, लॉजिकल, स्ट्रैटेजिक, इनके पास में बहुत करेज होता है और इन्हें compete करना बहुत पसंद होता है। अभी हाल फिलहाल में जैसे हम देख रहे हैं ना, रणथंभौर में किस तरीके से टाइगर्स जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, टाइगर्स भी नहीं टाइगर्स हैं, तो वो लोग अपना अपना एरिया क्लेम करने के लिए लड़ रहे हैं, तो मदर डॉटर का लड़ाई चल रहा है, वैसे समथिंग आप देख सकते हैं। देन आता है यहाँ पर आपका मेलनकॉलिक टाइप। अब इसमें कौन सी पर्सनालिटीज होती हैं, ये वो लोग हैं जो आपके ग्रीन फ्लैग्स कहलाते हैं, लॉयल, ट्रेडिशनल, ऑर्डरली, कॉशियस, केयरिंग, वैल्यूज, मॉरल, है ना, फैमिली। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके मेलनकॉलिक टाइप की पर्सनालिटी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये काम, लॉयल, ऑर्डरली होते हैं, इनकी जो पर्सनालिटी नेम्स हैं, ठीक है, वो ही बहुत यहाँ पर इनकी पर्सनालिटी साउंड पर्सनालिटीज में आती है, काफी कॉशियस रहते हैं, थोड़े कन्वेंशनल भी होते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए जो फेवरेट वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फैमिली, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, केयरिंग, वैल्यूज, मॉरल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जिनके पास में टू डू लिस्ट है फॉर इवन वॉचिंग नेटफ्लिक्स, की भाई मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इनको बोल सकते हैं थॉटफुल आउल, ठीक है। ये हिंदी वाला आउल मत लेकर चला करो, आउल बहुत ही यहाँ पर स्मार्ट और बहुत ज्यादा विजडम से कनेक्ट करता है आउल, ठीक है।
तो विजडम से कनेक्ट कर सकते हो आप इसको। चलो नेक्स्ट आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है पर्सनालिटी की, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। अब इसको समझने के लिए कौन सा निमोनिक्स यूज कर सकते हो, इसको समझने के लिए निमोनिक यूज करोगे डक पुडक, मतलब देखो डायनेमिक, यूनिक, कंसिस्टेंट, इसके अलावा साइकोफिजिकल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे साइकोफिजिकल सिस्टम क्या होते हैं। अब साइकोफिजिकल सिस्टम के लिए ना या तो अपने आप को एक लैपटॉप की तरह, एक बॉडी यहाँ पर मोबाइल की तरह, किसी की तरह भी समझ सकते हो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब हमारे आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारे यहाँ पर, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इनविजिबल है बट रन कर रहा है पूरे सिस्टम को। तो ये क्या हो गया, हमारा माइंड हो गया। तो माइंड और बॉडी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि हमारे पास जो इमोशंस हैं वो हमारी रैम की तरह, और हमारे जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी के बेसिकली बैटरी की तरह काम कर रहे हैं। अभी समझ में आया कुछ किस तरीके से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल चीजें भी लेकर चलेंगे हम, साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड, है ना। तो थॉट्स, फीलिंग्स और फिजिकल, हमारे न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल एलिमेंट्स भी हम लेकर चलेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका साइकोफिजिकल एलिमेंट्स। अब ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे कैसे हैं, यहाँ पर ये हमारे लिए साइकोफिजिकल है। अब देखते हैं पर्सनालिटी क्या है, एक सिस्टम है जिसके पास में साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स दोनों होती हैं। सिस्टम में हमारे पास में क्या क्या आता है, इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स और मेन एलिमेंट्स, जैसे ट्रेट्स, इमोशंस, इंटेलेक्ट, टेम्परामेंट, कैरेक्टर, मोटिव्स। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल हैं, लेकिन ये न्यूरोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी की हमारी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एंडोक्रिनोलॉजी को आप हार्मोनल ले लो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि जब हमारे पास में पूरा का पूरा एक फेज होता है, उसमें हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो बहुत एंगर, एंजाइटी वाले इश्यूज चल रहे हैं। जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं तो थिंग्स आर ओके, फाइन, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से भी चीजें होती हैं। फिर आते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये कौन से होते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो ट्रेड्स हैं वो साथ में काम कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड और चेंजेबल वे में काम कर रहे हैं। मतलब आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर हम हमेशा ही अपने आप को क्या करते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे हमारी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे जो हार्डवेयर्स हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते जा रहे हैं, वैसे ही हम भी खुद को यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे पास में अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जिसके थ्रू हम खुद को अपडेट कर रहे हैं। आगे समझ में, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम जो इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे तो यहाँ पर मेरे इमोशंस, ठीक है, अलग हो गए और मेरे मोटिव्स अलग हो गए, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इनको एक इंटरलॉक्ड मैनर में ही काम कर रहे हैं ये, और यही हमारे चेंज होते रहते हैं। तो ये जो चेंज होता है ये हमारा धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल मैनर में। अब आपने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी की होगी, एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले आप एक डिफरेंट पर्सन रहे होगे, कॉलेज में आप एक डिफरेंट पर्सन रहे होगे, स्कूल्स में आप एक अलग पर्सन रहे होगे। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, अपडेट कर रहे हैं खुद को। ओके, देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आप क्या देखोगे कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आज हो सकता है हम यहाँ पर किसी सिचुएशन में फंस गए और परेशान हैं, कल हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, लेकिन ओवर दिस एंटायर जर्नी क्या एक चीज रही सेम, वो थे हमने खुद को स्टेबल रखा, हमने खुद को काम रखा, हमने खुद को खुद से हिम्मत दी। हमें बाहर से हिम्मत देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर हम खुद से अंदर से हिम्मत रखते हैं ना तो बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हमको बस हमेशा एक जिंदगी में चीज याद रखनी है कि परेशानियां कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं, एक दिन धीरे धीरे जाती हैं लेकिन जिंदगी से जरूर खत्म हो जाती है। तो पर्सनालिटी एक यहाँ पर आपके लिए स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके साथ रहेगा, और ये यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी भी शो कर रहा होता है। तो स्टेबिलिटी जो है वो आपको डिफाइन कर रही है यहाँ पर। तो कंसिस्टेंसी से हमारा क्या मतलब है कि लोग यहाँ पर सेम वे में बिहेव कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, और बिहेवियरल कंसिस्टेंसी यहाँ पर मिल रही है जब सिचुएशन रिपीट हो रही है अक्रॉस टाइम। एक सिचुएशन लेते हैं, someone has started facing a very bad time, or
एक यहाँ पर टाइम था व्हेन ही वाज वेरी हैप्पी। तो हम देखते हैं कुछ लोग ना दोनों ही सिचुएशंस में खुद को बहुत काम कंपोज रखते हैं। कुछ लोग हमेशा स्माइल करते हुए मिलेंगे, चाहे कितनी भी खुशी हो जाए, चाहे कितनी भी गम आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी हम अपनी मेंटेन कर कर चल रहे हैं। तो हमारे पास में 4 तरह की कंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। पहला है टाइप ए कंसिस्टेंसी, जिसमें कि जो सिचुएशन और बिहेवियर है वो हमारा सेम रहता है। टाइप बी कंसिस्टेंसी, जिसमें बिहेवियर हमारा रिपीट हो रहा है दो डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। फिर आता है टाइप सी कंसिस्टेंसी, जिसमें इंडिविजुअल को बोला गया कि भाई यहाँ पर आप डिफरेंटली बिहेव करो इन सेम सिचुएशन। मैंने आपको यहाँ पर दो सेम सिचुएशन दी, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि आप दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करो। तो ये होगी टाइप सी कंसिस्टेंसी। और टाइप डी में आपको डिफरेंटली डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का डेथ हो जाए और आप उसके डेथ में ऐसे ही देखने के लिए मिलने के लिए जाओ और वहां आप स्माइल कर, तो ये तो कोई अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट नहीं हुआ ना, ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है जो मेंटेन करके चलनी है ना। तो टाइप ए बी सी और डी, तो एक पर्सन यहाँ पर डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में और सेम भी बिहेव कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट सिचुएशंस में वो बिहेव कर रहे हैं, वो डिमांड क्या है सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट्स के साथ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसीलिए डिमांड जो है सिचुएशन की वो भी बदल जाती है। देन आता है यूनिक एडजस्टमेंट्स टू एनवायरमेंट। यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, आपके और आपके फ्रेंड के अलग हैं, आपके मेरे फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली अलग रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि दो लोग यहाँ पर या जो दो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रेस में रोते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस होता है तो बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, फूडी बन जाते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, डेजर्ट्स, कुछ इस तरीके की चीजें खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो कैरेक्टराइज होता है विद अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, जो कि उनकी एडजस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो एक्सपीरियंसेस हैं हर एक पर्सन के वो यूनिक होते हैं, और जो रिएक्शन होता है टू द एनवायरमेंट वो भी यूनिक रहता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो सर्टेन सिचुएशन हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन क्लास 11 एंड आई न्यू कि अगर मैं इसके बारे में किसी को भी बताती हूँ इन माय फैमिली और समवन, तो माइट बी थिंग्स विल नॉट रिमेन द सेम, कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एंड यहाँ पर कुछ था, बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ना अकेले में मैं अलग रहती थी, ठीक है, बट मैं जब यहाँ पर लोगों के सामने होती थी तो आई यूज्ड टू प्रिटेंड माई सेल्फ सो मच सो कि मैं वहां पर शो ही नहीं कर पाती थी कि मैं कितनी अपसेट हूँ। तो मुझे ना एक आदत लग गई उस क्लास 11 के उस इंसिडेंट से कि मैं ना हमेशा खुश रहती थी। मतलब मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी हो गया, तो भी यू विल फाइंड अ स्माइल ऑन माई फेस। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो जो प्रिटेंशियस बिहेवियर था वो मेरी हैबिट बन गई, और धीरे धीरे कर कर ना वो ही कंटिन्यू रही। आई डोंट नो इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, फॉर मी इट इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो मुझे करेज देती है, वो मुझे हैप्पीनेस देती है। नाउ आई हैव फाउंड माय ओन वेज कि किस तरीके से मुझे खुद को स्ट्रेस, डिप्रेशन या प्रॉब्लम से बाहर निकालना होता है। तो हमारे पास में ना किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और वो एक्सपीरियंसेस ही हमें यहाँ पर शेप कर रहे होते हैं। आई वाज अ स्टूडेंट इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ चीजें थी जो डिफरेंट थी, ठीक है, आप लोगों से थोड़ा एनवायरनमेंट मेरा डिफरेंट रहा होगा। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पर्सनालिटी है हमारी, ठीक है, वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो पर्सनालिटी जो है फ्रॉम, कि भाई जो हमारा बच्चा होता है ना, अब एक छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ चाहिए, वो क्या करेगा, वो रो जाता है ना। अगर यहाँ पर हम हैं, हम रो सकते हैं हर छोटी छोटी चीजों के लिए, नहीं रोते हैं। हम बहुत सारी चीजें हमें पसंद है ना, हमें कोई ड्रेस पसंद आई बट वी डोंट हैव इनफ मनी और वी हैव दैट मच मनी, हमें लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स की मनी है, हमारा पैसा नहीं है, तो हम उसको नहीं मांग रहे हैं। या फिर हमारे पास उतना पैसा भी है कि हम उसे खरीद लें, बट वी नो कि हमें इस पैसे को सही जगह पर यूज करना है, ना कि किसी इस पर्टिकुलर खर्च में, ये हमारे लिए ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी जो है वो हमारा पोटेंशियल बता रहे हैं कि किस तरीके से हम चेंज होते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं खुद को। तो यहाँ पर जैसे हम एक छोटे से बच्चे थे,
से अभी जो हम एक अडल्ट बन गए हैं, ठीक है, इसमें बीच में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आए और हम समय के साथ बदलते चले गए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक नेचुरल क्वालिटी होती है किसी भी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये जो पाथ है ये सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आ जाते हैं, सिचुएशंस आ जाते हैं और जो कि इंडिविजुअल्स को पास बैक करने होते हैं। आजकल वो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है और एक अडल्ट होता है। अब वो ना इस अडल्ट की ही बचपन वाली एक पिक्चर होती है जिसमें वो अपनी यंग सेल्फ से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि ओके हमारे ड्रीम्स बदल गए हैं, सिचुएशंस बदल गई हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि while I was a child, I was not knowing about the complexities of the world and I was thinking everything from my heart, from my emotion way, ना कि मैं यहाँ पर और 400 चीजें अपने दिमाग में लेकर की इफ एंड बट्स लेकर चल रही हूँ। बट जब हम एक अडल्ट बने तो अडल्ट्स में ऐसा नहीं है, अडल्ट्स में हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। तो हैनिस वर्नर के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर बेसिकली हमारा बर्थ हुआ है तो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्फेंट की वो धीरे धीरे एक्सपेंड करनी शुरू होती है। तो इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, जो चाइल्ड का मेंटल स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिवली क्रिस्टलाइज हो जाता है और डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम ईच अदर। तो एनालिटिकल स्टेज यहाँ पर फॉलो करती है किसके थ्रू, जब हम इंटीग्रेशन या सिंथेसिस कर रहे हैं और डिफरेंशिएटेड पार्ट्स जो हैं वो फंक्शनली ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। अब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में और वो सब जब इंटीग्रेट होकर हमारी एक फाइनल एनालिटिकल स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर from a diffuse mass through progressive differentiation to an integrated whole is the course of development of personality structure। समझ में आया? तो किस तरीके से यहाँ पर जब हम कुछ भी नहीं जानते थे से लेकर यहाँ पर हमने 100 चीजें एक्सपीरियंस की, 100 चीजें समझी और खुद को यहाँ पर डेवलप किया, ठीक है। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स हमारी होती जा रही है पर्सनालिटी। क्यों हो रही है? क्योंकि इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लर्निंग्स हो रही हैं। तो ये थियरी किसने दी है? याद रखना हिंज वर्नर का ये थियरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? पर्सनालिटी हमारी इवॉल्व हो रही है। कैसे हो रही है? हमारी इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं हूं क्या, मैं कौन हूं। हम कॉन्शियस होने लगते हैं अपने बारे में। अब ये जितने भी यहाँ पर आप देखते हैं अलग अलग गुरु, सदगुरु, बाबा, ये सब लोग होते हैं ना, व्हाट दे आर डूइंग, स्पिरिचुअल लीडर्स, दे से कि हम आपको आपसे मिला रहे हैं। तो हम आपको आपसे कैसे मिला रहे हैं? वो लोग यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर खुद को समझो, खुद को जानो, आप कौन हो, आप क्या हो, क्या आपका अच्छा है, क्या आपका बुरा है, क्या चेंजेस आप ला सकते हो, क्या चेंजेस आप नहीं ला सकते हो, कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप नहीं सोच रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो हु एम आई, जो कि यहाँ पर हमारे लिए एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मोमेंट होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ। तो आई वाज समबडी जो कि बहुत ज्यादा सोचती थी हर एक चीज को, ठीक है। देन यहाँ पर संदीप माहेश्वरी के सेशंस आते हैं ना, तो एक टाइम था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ओनली, मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत सुनती थी। अब ये सब आपके साथ भी होता होगा कि अलग अलग मोटिवेशनल लोगों का सुनते हैं, ओके। तो क्या हुआ, उन्होंने ना एक लाइन बोली थी कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, और आप सोच में जाते जा रहे हो, तो अपने आप को ना वही बोल दो कि स्टॉप, और फिर उस सोच से बाहर निकलो और कुछ काम में लग जाओ, ठीक है। अब ये कुछ काम में लग जाओ उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन ये मैंने किया कि मैं किसी और चीज में खुद को इंडल्ज करने लग गई, इन्वॉल्व करने लग गई। तो धीरे धीरे ना ये जो ओवर थिंकिंग वाली हैबिट होती है ये हमारी रुक जाती है, हम सेल्फ अवेयर हो गए। अब मुझे पता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा सोचने लग जाती हूँ, सोच में खो जाती हूँ, तो फिर उस चीज से मैं धीरे धीरे बाहर निकल गई। और ये मेरी बहुत बचपन की आदत थी। मैं इट भी मुझे जितना याद है ना, मतलब एक दो चीजें जैसे बचपन में याद होती है, तो मैं शायद 3-4 साल की कभी रही होंगी, तो भी मेरी मम्मी जब मुझे खाना देती थी उस टाइम पर भी मैं सोचते सोचते खा रही होती थी। तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई वाज। अब आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं या जो बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं, है ना। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत सोचते हैं और इतना सोच लेते हैं कि फिर वो बोल ही नहीं पाते हैं या बात ही बोलने में उनकी देरी हो जाती है, या फिर उस चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं। तो पर्सनालिटी यहाँ पर कॉन्शियस है इन दैट इट डेवलप्स आउट ऑफ अवर
इंटरेक्शन जो एनवायरमेंट के साथ हो रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लेकर आता है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि हम क्या हैं और हम किस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं या यहाँ पर हैं। तो ऑल द रिस्पॉन्सेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर ओरिएंटेड टवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन देखी और खुद को यहाँ पर एक बुरा इंसान बना लिया, या अगर हमें लग रहा है कि हमें डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या बीमारी हो रही है, तो हम उसमें खुद को इंडल्ज करते गए। नहीं, हमें खुद को बोलना है कि हमें इससे बाहर निकलना है। जैसे हमें छोटा सा फीवर भी होता है तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, खुद का केयर करते हैं, खुद को ठीक करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है। हमें खुद के लिए कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी कैसे चल रही है, या हमारी बॉडी में कोई छोटे मोटे सिम्टम्स हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, या हमारी मेंटल हेल्थ कैसी जा रही है। तभी तो हम खुद को हेल्दी रखेंगे, दोनों फिजिकल भी और मेंटल भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियलिटी फॉर चेंज। तो पोटेंशियल जो होता है फॉर चेंज, ये एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी होती है। इसमें क्या है, अब हम ये देखेंगे कि जो लाइफ है वो हमारे लिए एक वर्कशॉप की तरह है। लाइफ हमारे लिए क्या है, वर्कशॉप। वर्कशॉप पर क्या होता है, आपको ट्रेन किया जाता है ना। आपको जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। आप यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ चीजें आपको सिखाई जाती हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे गुरुज, ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर, अगर आपके गुरुज है, मेरे भी नहीं है, मैं जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ, कुछ लोगों के होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो लोग उन्हें एक पाथ दिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। लेकिन हम हर चीज कहाँ तक समझते हैं, जहां तक हमारा लॉजिकल बीइंग उस चीज को मानता है, रैशनैलिटी हमारी उस चीज को समझ रही है। कभी भी हम ऐसा तो है नहीं ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास में ना एक बेसिकली हमारी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जहां पर हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और चेंजेस को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पेरेंट्स का। तो ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स जिस सिचुएशंस या जिस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं और जो एनवायरनमेंट करेंटली चल रहा है, दो बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, बट बिकॉज दे आर अडेप्टिंग टू दोज चेंजेस, दोज जनरेशनल चेंजेस, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक वॉर, एक कॉन्फ्लिक्ट रही होगी, बट उन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट कर कर ग्रो करना सीखा। और यहाँ पर हमें उस लेवल की उनकी ग्रोथ की वजह से ही एक पुश मिल रहा है लाइफ में। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियलिटी होती है हमेशा चेंज के लिए। तो मॉडर्न साइकोलॉजी ये मानती है कि लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट और एफर्ट्स के साथ में बदल सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले लोग क्या बोलते थे, जैसे फ्रूड ने बोला था कि हर किसी की जो पर्सनालिटी है वो फिक्स्ड है, ट्रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाएगी। तो पोटेंशियल फॉर चेंज एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर पहले साइको एनालिटिकल व्यू ये था कि पर्सनालिटी जो है वो आपकी एक रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन मॉडर्न ह्यूमैनिस्टिक थियरीज ये कहती हैं कि नहीं, यहाँ पर ना ही केवल ह्यूमन बींग्स के पास में कैपेसिटी है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन कर सके, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो भी एक चेंज को फॉस्टर करती हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी है कि ये चीज जो है अक्कर हो रही है टू ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली एंड नॉर्मली। आगे समझ में। चलो अब आते हैं नए टॉपिक के ऊपर। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। अब खुद को समझते हुए जाना, खुद को देखते हुए जाना। इस लेक्चर को दोबारा से सुन लेना, आधा एक घंटा दे सकते हो, आप एक एस्पिरेंट हो। एक बार खुद को समझो और उसके बाद में ये चीजें करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ट्रेट्स, है ना। अब ट्रेट्स क्या है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ट्रेट्स जो है वो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को कंसिस्टेंट बना रही हैं और मेजरेबल बना रही हैं, है ना। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ट्रेट्स के बारे में कि जो ट्रेट्स हैं वो परमानेंट फीचर्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो अब हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लेकर चले इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे समझोगे कि एक यहाँ पर शाय मॉन्क वर्सेस पार्टी पिकॉक, है ना।
ये आपके टर्म्स में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। और न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी को कैसे समझोगे? ड्रामा क्वीन वर्सेस zen मास्टर। एंड साइकोटिसिज्म को कैसे समझोगे? वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड कैसे? ये अनफोकस्ड इम्पल्सिव तरह के लोग होते हैं। तो अब अगर मुझे ट्रेट्स को आपको समझाना होगा तो अब इसको समझना इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास में ना आइसेंक ने 3 डायमेंशंस दी हैं। इसने दिए ये डायमेंशंस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक होता है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, जिसमें इंट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं? रिजर्व्ड होते हैं, थॉटफुल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं? सोशल होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ में। फिर इसके बाद में अगर हम देखें ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, तो वो होते हैं एम्बिवर्ट्स। एम्बिवर्ट्स तो आपको पता होगा। एम्बिवर्ट्स कौन होते हैं? जिसमें एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। देन आते हैं न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर हाई न्यूरोटिसिज्म है तो आप कैसे रहोगे? आप एंशियस रहोगे, है ना। इसके अलावा इमोशनल होगे, इजीली अपसेट हो जाओगे, ड्रामा क्वीन वाला सीन। एंड अगर बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी का, तो ड्रामा किंग बोलना लड़कों को। अगर लड़कियों को लग रहा होगा कि ऐसे ड्रामा क्वीन बोल रही है मैम, चलो लड़कों को ड्रामा किंग बोल लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या होगा? काम, बैलेंस्ड, इमोशनली स्टडी, ठीक है। आप खुद को बहुत आराम से रख रहे हो, चीजों को समझते हुए बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रहे हो। फिर यहाँ पर आते हैं साइकोटिज्म। ये वो लोग होते हैं जो हाईली इम्पल्सिव होते हैं, है ना, या फिर इनसेंसिटिव, सेल्फिश, रिस्क टेकिंग। अब आ जाओ, तो इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन क्या है? बाइपोलर ट्रेट है। जिन लोगों के पास में यहाँ पर प्रीडोमिनेंस है इंट्रोवर्जन की, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अब ऐसे लोग आइडियलिस्टिक, इमेजिनेटिव, शाय, एक्सक्लूडेड होते हैं। और प्रीडोमिनेंस यहाँ पर थॉटफुलनेस की जो है, वो यहाँ पर उनके अंदर एक वर्ल्ड ऑफ ब्रूडिंग, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग यहाँ पर लेकर आता है। ये जो लोग हैं ये कंसिडरेबल होते हैं बेसिकली यहाँ पर, कि भाई ये क्या करते हैं? कंसिडरेबल टाइम ले रहे होते हैं कि किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ कर चीजें करने वाले, और फ्यूचर के लिए वरीड होते हैं। ये थियोरिटिकल होते हैं, ठीक है। फिलोसोफर्स, पोइट्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, इस तरह के लोग। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? ये ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं सोशल एक्टिविटीज की तरफ, ग्रीगेरियस एंड सोशल होते हैं बाय नेचर। तो ये रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, टॉकेटिव, एक्टिव होते हैं। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लीडरशिप में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होते हैं। मोस्टली लोग कैसे होते हैं? एम्बिवर्ट्स होते हैं, जहां पर कि ये बेसिकली क्या करते हैं? कुछ डिग्री ऑफ इंट्रोवर्जन और कुछ डिग्री ऑफ एक्सट्रोवर्जन अपने बिहेवियर में शो करते हैं। देन आता है न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी डायमेंशन। तो ये भी अगेन यहाँ पर एक बाइपोलर डायमेंशन है। तो जो लोग यहाँ पर हाई होते हैं न्यूरोटिसिज्म में, ये क्या करते हैं? कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स और बिहेवियरल टेंडेंसीज दिखाते हैं, वो जो ड्रामा क्वीन वाला था। तो यहाँ पर लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, बहुत ज्यादा इमोशनल कंट्रोल नहीं है, बात बात पर रो जा रहे हैं, बहुत तेज हंस रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, विद एन एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लोनेस इन थॉट्स, प्रोसेस एंड एक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल थिंग्स जो है वो इनको परटर्ब कर देती हैं। जिन लोगों के पास में न्यूरोटिसिज्म ज्यादा हाई होता है, वो ज्यादा ही हाई रहेंगे आपके सजेस्टिबिलिटी पर भी, और सोशलेबिलिटी पर लो रहेंगे। अब ये जो लोग होते हैं, इनमें इंक्रीज इमोशनल इम्पल्सिवनेस भी देखी जाती है। इम्पल्सिवनेस पता है ना, छोटी छोटी बातों पर आप ज्यादा रिएक्ट करो टाइप का। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेरी टू न्यूरोटिसिज्म, जो लोग यहाँ पर हाई होते हैं ऑन स्टेबिलिटी, वो कूल होते हैं। वो यहाँ पर ज्यादा इजीली डिस्टर्ब या परट्यूब नहीं हो रहे बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज। वो खुद को अंडर कंट्रोल रखते हैं इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। एंड यहाँ पर वो इजीली खुद को डिटैच कर लेते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते हैं एक बैलेंस मैनर में, और तब एक राइट डिसीजन लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी है उनकी, ये उनको रियलिस्टिक और प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है। नेक्स्ट आ जाओ, साइकोटिज्म डायमेंशन। तो जिन लोगों के पास ये ट्रेट होता है, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन पावर एंड वीक मेमोरी शो कर रहे हैं। हमने देखा ना, इम्पल्सिव, रिस्क टेकिंग एंड इसके अलावा इंसेंसिटिव। इनके अंदर यहाँ पर इंसेंसिटिविटी देखी जाएगी। यहाँ पर ये ज्यादा वरीड होते हैं दूसरों अपने लिए देन फॉर अदर्स।
एलिमेंट्स जो है क्रूएलिटी की, सेंसेशन की, ये भी यहाँ पर इनके बिहेवियर में देखने के लिए मिलती है और ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते डेंजर से या डेंजरस सिचुएशन से। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हमने क्या पूरा समझा, ट्रेड्स के बारे में समझा। अब समझेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल ड्राइव जो कि हमें यहाँ पर एनर्जाइज कर रही है और हमारा जो बिहेवियर है टवर्ड्स गोल वो लेकर आ रही है। नाउ मैंने बहुत सारे ना टिपिकल से चैप्टर्स डाले इकोनॉमिक्स के एंड आई फाउंड वेरी फ्यू पीपल हैव सीन दोस लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन पावर नहीं होती है, टेक्निकल चीजों को समझने के लिए उनका मन नहीं होता, जबकि अगर यही उनको पेड लेक्चर में मिलता तो क्या होता है, वो पेन पेपर लेकर बैठते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये क्या डिफरेंस है यहाँ पर, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको हमेशा क्या करेगा, बाहर से मोटिवेट करेगा और आप वो शॉर्ट टर्म के लिए रखोगे। लेकिन जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं उनमें एक इंटरनल ड्राइव होती है कि वो खुद को एनर्जाइज करें, अपने बिहेवियर को गोल्स की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। तो उनको पता है कि गोल्स अचीव करने के लिए ये जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और यही अगर अच्छा होगा तो तभी तो गोल अचीव होगा। तो एम्बिशियस लोग जो होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर एंगेज करना है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी में मोटिवेशनल एक्टिविटीज जो हैं, जो कि यहाँ पर क्या कर रही हैं, एक पर्सन को उनके टारगेट की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं, इसी से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ज्यादा देर तक पढ़ाई करना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा काम करना। कुछ लोग वर्किंग होते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, 1-2 घंटे का ब्रेक लेते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। देन आता है आपका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या है, इमोशनल नेचर। आप कितने सेंसिटिव हो, कितने इरिटेबल हो सकते हो, कैसे आप यहाँ पर मूडी हो नहीं हो, नर्वसनेस आपकी कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को लेकर क्या चलता है, इन सभी चीजों को लेकर चलता है हमारे ट्रेड्स। आगे समझ में, तो ट्रेड्स में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास में ये हमारे बेस्ट कैसे होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, कुछ हम इनको ओवर द टाइम चेंज करते हैं। तो मैं इसको टेम्परामेंट को कैसे बोल सकती हूँ, आपका इमोशनल वेदर। वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है और सीजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में चेंज होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर कैसा हो सकता है, सनी, स्टॉर्मी, क्लाउडी, कैसा भी हो सकता है। तो हमारे पास में टेम्परामेंट एक थर्ड मेन डायमेंशन है पर्सनालिटी की, जिसमें हम सम टोटल देखते हैं इमोशनल और अफेक्टिव टेंडेंसी का, किसी के लिए, पर्सन का। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, प्लेजेंटनेस, ये सब कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमारे टेम्परामेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परामेंट यहाँ पर कैसा होता है, एक इनेट क्वालिटी है, मतलब हमें जन्म से मिलने वाला, इनेट सिंस बर्थ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके अंदर बर्थ जब हुआ आपका, एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब से प्रेजेंट होगा। आगे समझ में, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर हम पिकअप वो करेंगे तो यहाँ पर वो हंसते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो गुस्से में देखेंगे, कुछ रो जाते हैं। तो वो अब यहाँ पर अलग अलग टेम्परामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल से टर्म्स में, अगर जेनजी टर्म्स में बोला जाए तो मॉरल जीपीएस होता है ना, जो कि आपको बताता है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और ये हम क्या सही क्या गलत है ये कैसे समझते हैं, या इसे हम कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या चीज हमारे लिए सही हो सकती है, क्या चीज मॉरली इनकरेक्ट है। तो ये हमारा डिपेंड करता है हमारी लर्निंग्स के ऊपर। और लर्निंग्स कहाँ से मिलती हैं इस तरीके की, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा कल्चर, हम जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, जिस रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं एकदम एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जैसा भी यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट में बोला है वैसा उसको फॉलो कर रहे हैं। नाउ डोंट टेक गॉड विद रिलीजन, रिलीजन इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम गॉड, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलीजियस टेक्स्ट में जो है वो गॉड से ज्यादा यहाँ पर ओवर द टाइम जैसे डेवलप हुआ हमारा सोसाइटी उसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक मॉरल और एथिकल वैल्यूज में लेकर चलते हैं, जिसको हम सोशलाइजेशन के थ्रू लर्न कर रहे हैं, फैमिली, कल्चर, एजुकेशन। तो जैसे अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऑनेस्टी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कुछ लोगों के लिए लॉयल्टी, फेयरनेस। तो यहाँ पर ये सब चीजें हमें क्या दिखा रही हैं कि हम एक मॉरल पर्सन है, एक एथिकल पर्सन है। तो बाय कैरेक्टर हमें क्या पता चल रहा है, मॉरल एक्सीलेंस, जैसे मैंने बोला ना मॉरल जीपीएस।
तो यहाँ पर एक डायमेंशन है पर्सनालिटी कैरेक्टर की, जो कि सिग्निफाई कर रही है मोरालिटी और इमोरालिटी इन द पर्सन, कि भाई पर्सन इमोरल है या फिर मॉरल है। तो इट इज द लर्न्ड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, और ये हमारा किससे आ रहा है, जो सोशलाइजेशन हम कर रहे हैं, बोलते हैं ना संगति का असर, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो ये वही वाली संगति है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्शियंस या फिर कॉन्साइंस, ठीक है, जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या होता है, ये होते हैं हमारे कैरेक्टर। आगे इतना समझ में। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स, ये सब मिलकर हमारे लिए क्या बना रहे हैं, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं ऑफ अ पर्सनालिटी। आगे समझ में। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू पर्सनालिटी, जिसको हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला है हेरिडिटरी, फिर होता है ब्रेन एंड देन होता है बायोफीडबैक। हेरिडिटरी क्या है कि यहाँ पर ये हमारा कंसेप्शन के टाइम से ही चल रहा है। जैसे अब मेरे फिजिकल फीचर्स कैसे हैं वो मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, फेशियल अट्रैक्टिवनेस क्या है। अब हमें पता है जो जेंडर होता है किसी भी पर्सन का, वो भी यहाँ पर हमारी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग होता है। टेम्परामेंट हमारा है ना, मसल कॉम्पोजिशन एंड रिफ्लेक्सेस, एनर्जी लेवल, बायोलॉजिकल रिदम्स, तो ये सभी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के पेरेंट्स में अगर बहुत गुस्सा है तो किसी बच्चे में भी उतना ही गुस्सा होगा, सेम लेवल का। तो ये क्या है, ये होती है हेरिडिटरी। फिर आता है ब्रेन। ब्रेन क्या है, सेकंड बायोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन द रोल दैट ब्रेन प्लेज इन पर्सनालिटी। अब यहाँ पर ना साइकोलॉजिस्ट ही नहीं बता पाए हैं कि किस तरीके से जो हमारा ब्रेन है वो एम्पेरिकली होता है, रैशनली विद फैक्ट्स एंड विद सम दैट, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन इन इन्फ्लुएंसिंग अवर पर्सनालिटी। देन आता है बायोफीडबैक। तो अंटिल रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट दोनों ये फील करते थे कि कुछ सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हमारे देखने के लिए मिलेंगे जो कि बियॉन्ड कॉन्शियस कंट्रोल है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ब्रेन वेव पैटर्न्स, गैस्ट्रिक एंड हार्मोनल सिक्रेशंस, फ्लक्चुएशंस हमारे ब्लड प्रेशर में और स्किन टेम्परेचर। अब कुछ ये लोग ये मानते हैं कि ये ना इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो है उनको भी हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं बायोफीडबैक टेक्निक के थ्रू। तो ये क्या टेक्निक है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरनल रिदम्स को हमारी बॉडी की हम समझेंगे, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, जो फीडबैक यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो रिफ्लेक्सेस होते हैं, है ना, रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं कि एकदम किसी गर्म चीज पर हाथ लगा तुरंत से हाथ हट जाता है, होता है। अब सिमिलर वे में यहाँ पर हमारा जो ब्रेन और हमारी जो बॉडी है ये अलग तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड तो रहती ही है। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो हमें इंटरनली सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, अगर उन पर हम कंट्रोल करना सीख जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं हमारे या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, उन पर भी हम कॉन्शियस कंट्रोल पा लें। फिर आता है फिजिकल फीचर्स। तो ये वाइटल इंग्रेडिएंट है पर्सनालिटी का। एक इंडिविजुअल का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है ये बायोलॉजिकली डिटरमिन होता है कि भाई पर्सन छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है ना, सांवला है, गोरा है, किस तरीके का है। तो ये यहाँ पर जो है ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर डालता है और ये यहाँ पर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको अफेक्ट करता है। नाउ व्हाट आई विल से हियर इज अ बिट आई कैन डिसएग्री ऑन दिस पार्ट कि यहाँ पर आप खुद को किस तरह से कैरी कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू लुक एट योरसेल्फ। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर, अब देखो सामने वाला मुझे कैसे देख रहा है वो उसके परसेप्शन पर थोड़ा ज्यादा डिपेंड करेगा। मैं खुद को कैसे कैरी कर रही हूँ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। जिन चीजों में मैं बदलाव नहीं ला सकती हूँ या जिन चीजों में मुझे बदलाव लाना सही नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल आई एम समबडी हु डज नॉट सपोर्ट प्लास्टिक सर्जरीज, ओके, अनटिल अनलेस की वेरी मच इंपॉर्टेंट हो गई किसी के लिए तो मैं उसको उतना सपोर्ट नहीं करती। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पर अपने फिजिकल फीचर्स में कोई कमी दिखती है या दूसरे लोगों को कोई कमी दिखती है और मुझे पता है कि उनमें मुझे ये कमी दिखती है, तो मैं उसको यहाँ पर अपने अंदर की एक कमी मानकर फिर अपनी जिंदगी में उस चीज को सेल्फ कॉन्सेप्ट में लेकर खुद को बुरा फील करवाऊं। रेदर खुद को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, है ना, हेयर अच्छे से टाइडी कर कर रखें, जैसा भी यहाँ पर ओकेजन है वैसा खुद को ड्रेस करें। तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और यही आई थिंक हमारे फिजिकल फीचर्स में होना चाहिए, क्योंकि कोई हमें कैसे जज कर रहा है ये हमेशा
उनका परसेप्शन है ना। इट डजंट कम अगेन इन द सेल्फ कॉन्सेप्ट, बट ठीक है, हम थियरी पढ़ रहे हैं तो हम इसको एग्जाम में तो लिखेंगे, बट डेफिनेटली लाइफ में हर चीज अप्लाई करें वो नहीं होना चाहिए। बोला था ना रैशनल थिंकिंग। नेक्स्ट आता है कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स में क्या होता है, हमने देखा है अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रेस कोड्स होते हैं, जैसे बुरखा हो गया, साड़ी हो गया, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में भी अलग अलग कल्चर्स फॉलो होते हैं, तो लोग अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी चीजों को सोचते समझते देखते करते हैं। तो जनरली यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हमारी इंडिपेंडेंस, एग्रेशन, कंपटीशन, कोऑपरेशन, ये डिटरमिन किए जाते हैं। अब हर एक कल्चर क्या एक्सपेक्ट और ट्रेन कर रहा है इसके मेंबर्स को, एंड किस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो एक्सेप्टेबल रहे टू द ग्रुप। देन आते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। तो सिचुएशनल फैक्टर्स हमारे अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स कैसे होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो आगे चलकर होगी। अब इसमें एक आता है आपका SOBC मॉडल। SOBC मॉडल क्या है, ये होता है आपका यहाँ पर, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं। तो ऐसा आपका किसके लिए स्टैंड करेगा, ये स्टैंड करेगा स्टिमुलस के लिए। ओ स्टैंड करता है आपके ऑर्गेनिज्म के लिए। बी स्टैंड करता है बिहेवियर, और सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एक नया ही सिस्टम हमें ला कर दिया गया, एक नया सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया, तो एक यहाँ पर सिचुएशन अक्कर हुई, फिर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर इनर सेल्फ, थॉट, फीलिंग्स, परसेप्शन, पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा है, यहाँ पर अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच भी करेंगे तो ये एक्सपीरियंस काम आएगा, या हमारा काम आसान हो जाएगा, या फिर यहाँ पर वो सोचेंगे कि अब तो और ज्यादा प्रेशर आएगा काम का, तो ये भी हो सकता है। देन आता है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि हम यहाँ पर किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर और ज्यादा हार्ड वर्क करें और कुछ लोग यहाँ पर रजिस्ट करेंगे, एंड देन क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे जैसे कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें हो सकता है प्रमोशन मिले, या फिर पनिशमेंट या वार्निंग मिल जाए। तो SOBC मॉडल जो है ह्यूमन बिहेवियर का, ये यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, ये हमें समझाता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल सेटिंग में, ठीक है। देन आता है यहाँ पर मिलग्राम्स का रिसर्च, जो ये बोलते हैं कि जो सिचुएशंस हैं वो एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर रही हैं जब हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी की बात होती है। तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी सिचुएशन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रेशर डालती है इंडिविजुअल पर, एंड यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें एक्सरसाइज किया जाता है, या तो फिर पुश देती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत टफ एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं या बहुत हार्डवर्क करते हैं, इररिस्पेक्टिव की यहाँ पर उनकी लाइफ में कितने रिसोर्सेज उनके पास हैं। अब उसके बाद में वो काफी चीजें अचीव कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने जिस गरीबी में या जिस प्रॉब्लमेटिक एरिया लाइफ को उन्होंने जिया है, वो सिचुएशन उनको एक प्रेशर में डाल रही है, जिसकी वजह से उन्हें पुश मिल रहा है, ठीक है। देन आते हैं फैमिली और सोशल फैक्टर्स। अब हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, या फिर हमारे सिबलिंग्स हमें बचपन से कुछ चीजों को समझाते सिखाते रहते हैं, वैल्यूज देते हैं। एंड सिमिलरली जब हम एक ग्रुप में होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो एक जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हमारे बीच में चल रहा है, उससे भी हमारी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। तो सोशल फैक्टर्स जो है पर्सनालिटी के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। और जब एक इंडिविजुअल यहाँ पर ग्रुप एक्सपीरियंस लेता है या फिर उनसे कॉन्टेक्ट करता है, जैसे संगति जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हमें इम्पैक्ट कर रही होती है। एंड यहाँ पर या तो ये अच्छी हो सकती है ना, या तो ये बुरी हो सकती है। तो ये अब डिपेंड करेगी कि किस एसोसिएशन में हम यहाँ पर हैं, ठीक है। अब आता है बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। Now this is very important from the perspective of any exam that you give in management. तो यहाँ पर of course आपके RBI के लिए भी ये बहुत important है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो बिग 5 मॉडल जो है हमारे पर्सनालिटी के, उसमें आपके पास क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो इसे मॉडल को दिया गया था बाय कॉस्टा एंड मैक्रे। कॉस्टा एंड मैक्रे। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ये जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है बाय द साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कि इन्होंने 5 कोर फैक्टर्स जो है पर्सनालिटी के, उनको एक एक्रोनिम में रखा है ओशियन।
ओशन क्या है यहाँ पर? ओशन का मतलब हुआ आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओ। देन सी स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रोवर्जन, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीएबलनेस एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यूरोटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरोटिसिज्म के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपननेस। तो अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हम क्या देखेंगे कि कोई पर्सन कितना क्यूरियस, क्रिएटिव, ओपन माइंडेड है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर सी से कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर कोई पर्सन कितना ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल है। एक्स्ट्रावर्जन वो कितना आउटगोइंग, एनर्जेटिक है, कितना सोशल है। एग्रीएबलनेस में कि वो कितना कोऑपरेटिव है, काइंड है, कंपैशनेट है। एंड न्यूरोटिसिज्म में आप यहाँ पर कितने एंग्शियस, मूडी या फिर इमोशनली अनस्टेबल हो सकते हो। तो हम ये सारी चीजें लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम ओशन को कैसे याद रखेंगे कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी एक ओशन की तरह फ्लो कर रही है, जो कि डीप है, ब्रॉड है और फुल ऑफ ट्रेट्स है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको हमने बिग 5 में रखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें आप देखोगे कि कुछ लोग हाई ओपनली ओपन होते हैं और कुछ लोग लो ओपनली होते हैं। तो जो लोग हाईली ओपन होते हैं टू एक्सपीरियंसेस, ये यहाँ पर ज्यादा क्यूरियस, इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। लेकिन जो लोग लो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रूटीन प्रेफर करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स प्रेफर करते हैं और काफी कॉशियस अप्रोच लेकर चलते हैं। तो ट्रेट फीचर्स जो हैं ये हमारी कैसी हो सकती हैं? इमेजिनेशन, इंसाइट। और जो लोग यहाँ पर हाई है स्टेट में, उनके पास में ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होती है, वो काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं अबाउट द वर्ल्ड और यहाँ पर अदर लोगों के बारे में वो नई चीजें सीखना चाहते हैं और नए एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ना एडवेंचरस या फिर क्रिएटिव होते हैं। People low in this trait are often much more traditional and may struggle with abstract thinking. कॉन्शियसनेस की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं जिसमें कि हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, गुड इम्पल्स कंट्रोल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स, ये सारी चीजें आती हैं। हाईली कॉन्शियस पीपल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड और माइंडफुल होते हैं डिटेल्स के लिए। ये यहाँ पर पहले से ही चीजें प्लान कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो बिहेवियर है, ठीक है, वो बेसिकली जो दूसरों को अफेक्ट करेगा उनका बिहेवियर, उसके बारे में सोचकर काम करते हैं और अपनी जो भी डेडलाइंस हैं उनके लिए भी बहुत माइंडफुल रहते हैं। तो दे आर वेरी नाइस पीपल, जो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं पंक्चुअल, डिसिप्लिन, रिलायबल होते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चे चाहते हैं ना, वैसे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट बनाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, प्लान करते हैं हर एक चीज। ठीक है, कौन से वाले लोग? जो कि हाई हैं इस टीम में। और अगर यहाँ पर लो हैं इस टीम में तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये केयरलेस, इम्पल्सिव और मैसी होते हैं। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि हाई कॉन्शियसनेस आपको बेस्ट बनाती है लीडरशिप, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ऐसी चीजों में। देन आते हैं एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में यहाँ पर जो एनर्जाइजर होते हैं इनको बोल सकते हैं हम द एनर्जाइजर। ठीक है, अच्छा, हाई कॉन्शियसनेस वाले लोग जो होते हैं इनको क्या बोलेंगे? द ऑर्गेनाइजर, है ना। और जो ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले होते हैं इनको क्या बोल सकते हैं? द एक्सप्लोरर। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग हैं, एनर्जाइजर्स जो हैं, ये कैसे होते हैं? ये टॉकेटिव होते हैं, सोशेबल होते हैं और चीयरफुल होते हैं। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन जो है, अगर इनको बनाया जाए तो इन्हें बहुत मजा आती है। और यहाँ पर ये बेसिकली, अगर हम बात करें लो ई वाले लोगों की, तो ये यहाँ पर रिजर्व्ड होते हैं, क्वाइट होते हैं, सॉलिट्यूड जो है उसको ये प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जैसे दो सिबलिंग्स हैं, एक सिबलिंग है जो कि पार्टी पिकॉक है, बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में जाना, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ यहाँ पर करते रहना। और एक यहाँ पर सिबलिंग है जो कि नॉवेल्स रीड कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर अपने रूम में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं रूम में भी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इतना ज्यादा सोशल नहीं है। तो अब एक्स्ट्रावर्जन में क्या होगा? ये आपका एक्साइटेबिलिटी, सोशेबिलिटी, टॉकेटिवनेस, असर्टिवनेस और हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस दिखाता है। जो लोग हाई होते हैं एक्स्ट्रावर्जन में, वो आउटगोइंग होते हैं और एनर्जी गेन करते हैं इन सोशल सिचुएशंस। तो ऐसे लोगों के अराउंड ना आपको कैसा फील होता है? एनर्जाइज्ड एंड एक्साइटेड फील होता है। जो लोग लो होते हैं एक्स्ट्रावर्जन में, वो आपके लिए ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, ये कम एक्सपेंड करते हैं अपनी एनर्जी सोशल सेटिंग्स में, सोशल इवेंट्स इनके लिए ड्रेनिंग होते हैं और इनको यहाँ पर एक पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड चाहिए होता है और क्वाइटली यहाँ पर रहना चाहते हैं ताकि खुद को रिचार्ज कर सकें। देन आते हैं एग्रीएबलनेस, जो पीस मेकर्स होते हैं।
ठीक है। मुझे वो याद आ गया डोनाल्ड ट्रम्प को डोनाल्ड ट्रम्प ये नहीं होता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल मत लिखाना। चलो, तो यहाँ पर हाई ए वाले लोग होते हैं और लो ए वाले लोग होते हैं। तो हाई वाले लोग कैसे होते हैं? काइंड, हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, एम्पैथेटिक, समझदार यहाँ पर, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और लो ए वाले जो लोग होते हैं कॉम्पिटिटिव, ब्लंट होते हैं एकदम, जो मन में आया बोल दिया, और स्कैप्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट, एल्ट्रुइज्म, काइंडनेस, अफेक्शन और अदर प्रो सोशल बिहेवियर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो लोग हाई हैं वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और जो लोग लो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, और समटाइम्स यहाँ पर मैनिपुलेटिव लोग भी होते हैं, ठीक है, जो लो होते हैं आपके एग्रीएबलनेस में। फिर आते हैं न्यूरोटिसिज्म। तो यहाँ पर ये होते हैं द वरियर, चिंता करने वाले लोग, जिनको स्ट्रेस होता रहता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर हाई एन अगर आपका है तो हाई एन आपको एंग्शियस बनाएगा, मूडी, इजीली स्ट्रेस्ड हो, आप ओवरथिंक कर ले रहे हो सिचुएशंस को। और लो एन आपका कैसा होता है? काम, कॉन्फिडेंट, इमोशनली स्टेबल आपको बनाता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टराइज हो रहा है ट्रेट हमारा बाय सैडनेस, मूडीनेस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। इंडिविजुअल्स जो हाई हैं स्टेट में वो एक्सपीरियंस करते हैं मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड सैडनेस। और जो लोग लो होते हैं ट्रेट में वो ज्यादा स्टेबल और इमोशनली रेजिलिएंट होते हैं, ठीक है। तो बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स आपको यहाँ से इस इमेज से देखने के लिए मिलेगा। मैंने समझा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रीड कर लेना, ओके। तो बिग 5 में आपको क्या रेलेवेंट है और कैसे अफेक्ट कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साथ में यहाँ पर टेलीग्राम पर हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर सर आपको आंसर्स देते हैं आपकी क्वेरीज के, बट ऑफ कोर्स मैं भी आपके कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज यहाँ पर पढ़ती रहती हूँ। तो अगर मुझे लगता है कुछ भी इनपुट देना है तो वो भी मैं भी आपको दे देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मे बी आपको कुछ वीडियोस में कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको लगता है आपको कोई फीडबैक देना है, प्लस वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, तो आप यहाँ पर वेरी मच वेलकम हो। आप आओ अपने फीडबैक्स दो, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको आपके कोर्सेज से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप बिंदास पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।